तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और सही मायनों में मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं। जी हाँ, कराची में भी सर्दी आ चुकी है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे मौसम का जो असर है मूड पे बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोविड जो है, कोविड की जो सेकंड वेव है वो वापस आ गई है हमारे मुल्क के अंदर और बहुत तेज़ी से मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। मैं ख़ुद जिन्ना हॉस्पिटल में होता हूँ और आइसोलेशन जो वार्ड है वहाँ पे जाने का कभी कभी वजह बनती है, तो मैं ख़ुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि मर्ज़ में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो प्लीज़ इसको आप इतना आसान ना लें, आपस में एक दूसरे से जितनी मोहब्बत करते हैं इसका सबूत दें, क्योंकि ये एक ऐसी लगने वाली वबा है जो कि किसी को भी किसी से लग सकती है। तो अपना भी एहतियात करें और अपने बच्चों का भी एहतियात करें, अपने बड़ों का भी एहतियात करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक चीज़ बचा सकती है, वो है एहतियात। जी हाँ, एहतियात करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो जनाब, आज के शो पे हम बात करेंगे सबसे पहले पोलियो के ऊपर। पोलियो को हमारे मुल्क से किस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए भगाया जाए और उसमें आपका क्या किरदार है, फैमिली का क्या किरदार है और कैसे वो अपने बच्चों को बचाएं। अगर हमारे वर्कर्स आपके घरों पे आएँ तो आपने क्या करना है। दूसरी बात ये, क्योंकि कोविड-19 फिर बढ़ गया है, मौसम भी चेंज है, किसी को लगता है कि मुझे नज़ला बुखार है तो कोरोना हो गया है, किसी को लगता है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और किसी को आम नज़ला भी होता है तो वो कोरोना के डर से कोविड का टेस्ट कराने भाग रहा होता है। तो देखा जाए तो पूरा माशरा जो है वो अनसर्टनिटी का शिकार है, परेशान है, और इसी परेशानी को लेके लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। जनाब, एंजाइटी के पेशेंट्स बन रहे हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, कैसे होता है, कैसे इलाज कराना है, और ख़ास तौर पे पैनिक डिसऑर्डर क्या ये दिल का दौरा जैसा है, और अगर इसमें तकलीफ़ दिल के दौरे जैसी होती है तो फिर हम इसका इलाज वैसे क्यों नहीं कराते। इन तमाम सवालों के जवाबात आज आपके शो पे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ रहें, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बच्चों के हवाले से है, पोलियो। जी हाँ, पोलियो इरेडिकेशन। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में अभी तक पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। तो जनाब, हम बात करने जा रहे हैं पोलियो इरेडिकेशन के ऊपर। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इन दो ममालिक में से एक है जहाँ से पोलियो अभी तक नहीं जा सका। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर तौकीर हुसैन मुग़ल, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल इन कराची। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। मौसम का मज़ा ले रहे हैं। बस अब उम्मीद है कि ये मौसम चलेगा आगे इसी तरह और हम सब मज़ा लेंगे। मौसम का वैसे ताल्लुक मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्या? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मूड तो जब हमारा अच्छा होगा जब हमारे मुल्क से ये पोलियो हमेशा के लिए निकलेगा। अब आपके सामने है, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी, कि अब दोबारा से कोविड का जो मामला है वो दोबारा हमारे माशरे में जन्म ले रहा है। हमें ये लगता है कि अब इस डर से बच्चे जो हैं या उसकी फैमिलीज़ डरेंगी पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने से, जब कोई टीम उनके घर जाएगी। आपने इस बारे में कोई काम, कुछ रिसर्च किया है? प्लीज़ बताएं। देखें, पोलियो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ मसला है। हम दुनिया के अंदर सिर्फ 2 मुल्क रहे हैं जहाँ पे पोलियो है। बाकी WHO ने पूरी दुनिया में इवन 2020 के अंदर अगस्त में अफ्रीका को भी पोलियो एरेडिकेट कर दिया है, यानी वहाँ से पोलियो ख़त्म हो चुका है। हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें पोलियो अभी तक मौजूद है, और जो सक्सेसफुल हिस्ट्री हम, मेरे ख्याल एरेडिकेशन में, हम 2016, 17 और 18 में हमारे केसेस कम होते जा रहे हैं। 18 में 14-15 केसेस हुए, लेकिन 2019 के अंदर हम 144 और 141 तक केसेस पहुंच गए, और 2020 कल तक हमारे 81 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के। अच्छा, मतलब एक और बढ़ गया। मुझे याद है कि लास्ट वीक 80 था, अब 81 हो गया। अब एक और बढ़ गया है कि अब वीकली बेसिस पे वो अपडेट करते हैं।
तो उसके अंदर बहुत सारी जो हमारी शुरू में तो जब ये कोविड शुरू हुआ था तो कुछ टाइम के लिए ये जो पोलियो वर्कर्स थे या थोड़ा सा सस्पेंड किया गया था पोलियो वर्कर्स को, वैक्सीनेशन को नहीं किया गया था। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे जहाँ पे ये वैक्सीन लगती थी, जहाँ पे पोलियो भी पिलाया जाता था, वो मौजूद थे, वो कर रहे थे SOPs के साथ, मास्क के साथ। और आजकल जो EPI का प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, जो उन्होंने तो बाकायदा आपका डेटा डालते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, टाइम भेजते हैं, उस टाइम पे आप आएँ उस सेंटर के ऊपर अपनी वैक्सीन डालें। कोई भी वैक्सीन कराने जाता है नॉर्मली जो बर्थ से शुरू होती है हमारे यहाँ 15 मंथ तक, उनका डेटा होता है उनके पास, उसके नाम के साथ, फादर के ID कार्ड के साथ, वो आपको उस 9 पे भी बुलाते हैं। ओवरऑल डॉक्टर साहब मैं जो फील कर रहा हूँ कि हमारा जो काम है वो पहले से बेहतर हो रहा है, मॉडिफाइड हुआ है और काफ़ी अच्छा डेटे के हवाले से हो रहा है, लेकिन वजह क्या है कि हमारा पेशेंट कम क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी आपको क्या वजह लगती है? पोलियो कम क्यों नहीं हो पा रहा? पोलियो के अंदर बहुत सारे, जब से पोलियो ये कैंपेन, जब WHO ने डिसाइड किया कि हम पोलियो एरेडिकेट प्रोग्राम करें, और ये दुनिया की पहली डिजीज़ नहीं है जिसके अंदर हम एरेडिकेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सक्सेसफुल हिस्ट्री मौजूद है, लाइक स्मॉल पॉक्स के अंदर जो कौम ने, देखें किसी भी जंग में, किसी भी आपने इरादे में जब तक पूरी कौम एक पेज पे नहीं होगी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जब तक अवाम और सब उसके साथ नहीं देंगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे। एक फैक्टर ये था, जब पोलियो शुरू में आया तो थोड़े से मिसकॉन्सेप्शंस हुए। सबसे पहले ये हुआ कि ये हराम चीज़ से बनी गई है, लाइक अ पिग, और ये उसमें अल्कोहल शराब डाला जाता है पहले। उसके ऊपर फिर हमारे डॉक्टर्स ने और PPA ने बड़ा अच्छा काम किया और उनको दिखाया कि भाई ये नहीं है। फिर उन्होंने इंगेज किया अपने जो हमारे मौलवी साहिबान हैं उनको, उनके साथ मीटिंग्स की, गवर्नमेंट ने भी की, हमारे PPA के मेंबर्स ने भी की। फिर फतवा दिखाया गया, पूरा फतवा भी लिखा के पूरा दिखाया गया कि भाई ये आपके अंदर ये मौजूद है, इसमें कोई हराम चीज़ नहीं है। फिर उससे आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि इसमें जो है अगर हम पिलाते हैं पोलियो तो इसके अंदर इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत, हमारी पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है। सही, एक मिसकॉन्सेप्ट। ये तो बहुत बड़ा हर्डल होगा अगर हमारे, ये तो बहुत ही बड़ा था, उसके अंदर बहुत रेजिस्टेंट हुआ। उसके साथ आस्ते आस्ते उन्हें कॉप अप किया। उसके अलावा फिर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अप टू डेट नहीं है इस टाइम के कि हर जगह पे पहुँचे। हमारे जो गांव में जो बैठे हुए हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में बैठे हुए हैं, उसकी एक वजह। ठीक है, मतलब ये कि अभी तक हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में कंप्लीटली वो नॉलेज क्लियर नहीं आनी चाहिए। क्लियर हमारे लोगों के पास अभी भी क्लियर नहीं है। आप बाहर की बात करें, मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक स्टडी की गई PPA की तरफ से, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उसका मैं भी मेंबर हूँ, हमारे सीनियर भी हैं, वो बड़ा वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं। आपके काफ़ी गेस्ट भी आ चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं। तो उन्होंने रिफ्यूज़ल एरिया कौन थे जहाँ पे पोलियो वर्कर जाता है और पोलियो नहीं पिलाया जाता। डॉक्टर साहब इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक का टाइम है। तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कोई ऐसे सवालात होते हैं जो कि बाज़ औक़ात हकीकत से दूर होते हैं, तो हमारे पास हेल्प लाइन भी है, लेकिन हम बताएंगे इसका नंबर एक ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहे, हम बिल्कुल छोटे से वक्फे के साथ वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक नंबर बताऊंगा जो बहुत काम का नंबर है जी। तो सेहत तहफ़्फ़ुज़ 1166, सेहत तहफ़्फ़ुज़ 1166, ये वो हेल्पलाइन है कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चलता है पोलियो के हवाले से, अगर आपको लगता है कि कोई मेरे दिमाग में सवाल है जो मैं करूं, जैसे कि आपके बच्चे की वैक्सीन मिस हो गई या डबल डोज हो रही है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप 1166 के ऊपर कॉल करके बाकायदा मालूमात ले सकते हैं। और ये जो 1166 नंबर है सिर्फ पोलियो के लिए नहीं है, काम की बात यह कि ये कोविड-19 के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकता है। तो ये तो बड़े काम का नंबर है, आप लोग को चाहिए आप लोग इस नंबर को अपने मोबाइल में या अपने पेपर पे सेव कर लें। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, सेहत तहफ़्फ़ुज़ 1166। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नंबर्स भी हैं, सवालात आपके दिमाग में तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर क्या वजह है कि लोग अभी तक इस चीज़ में रिबेलियस होते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं
और पुराने दिमाग में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अभी तक मेरे ख्याल में जो लोग बहुत सारी चीज़ों में क्लियर नहीं हुए, उसमें एक सोशल मीडिया का भी शायद रोल है। उसमें बहुत सारे लोग फेक वीडियो, बगैर रिसर्च के वीडियो डाल देते हैं और वो वीडियो इतनी वायरल होती हैं, वो लोग देखते हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं। जो हमारे पास मुख्तलिफ सवालात आते हैं कि अब वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उसको कुछ नहीं पता या उसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये गलत है। तो लोगों को अभी भी एजुकेशन की ज़रूरत है, अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको लगता है कि कराची, लाहौर और दीगर जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे पोलियो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर रूरल एरियाज़? जी कम है, लेकिन अभी भी यानी जैसे पंजाब में तो सूरत हाल काफ़ी लास्ट ईयर बेहतर थी, लेकिन इस मरतबा फिर उन्होंने वहाँ पे रेज हो रहा है। कराची में बहुत सारे एरिया लोकेट किए गए हैं जहाँ के अंदर रिफ्यूज़ल था कि लोग नहीं पिलाते थे और वहाँ पे लोग पीपीए के काफ़ी सीनियर प्रोफेसर लेवल तक लोग उनके दरवाजे पे गए। हमारे पीपीए के काफ़ी उनके दरवाजे पे गए, उनको समझाया, फिर जाके उन्होंने पिलाया, उनको बताया कि प्रोफेसर हैं हम यहाँ, तब जाके थोड़ी सी चीज़ें पर। जो हमारा वर्कर है वो भी जाहिर सी बात है डरता है कि बीमारी ना हो जाए, क्योंकि इक्वल है, सामने वाले को जितनी बीमारी का डर है तो उसको भी तो है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये एक ही सवाल मैं 2 सवाल कर देता हूँ कि फैमिलीज़ किस हद तक उनसे डरती हैं? क्या फैमिलियर हो गई हैं अभी तक या अभी भी उनको देख के दरवाजे बंद कर देते? देखें अभी भी रेजिस्टेंट तो है, लेकिन उसकी जो उन्होंने प्लानिंग चेंज की थोड़ी सी, पहले वो पोलियो वर्कर को जो हायर करते थे किसी भी एरिया से, अब WHO ने या EPI वालों ने या पोलियो वर्कर्स लोकली एरिया से जो उनके लोकल्स हैं, जो उनके स्ट्रीट एरिया से लोगों को हायर करना शुरू किया है। उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि उनकी पेनिट्रेशन उनके घर में आसान है, बिल्कुल वो जानता है कि ये है और ये है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि कोविड के हवाले से लोग ये डरते हैं कि कोविड जो बेचारा आपको पिलाने आ रहा है वो भी रिस्क पे है, वो भी किसी न किसी का बेटा, बहन, हस्बैंड, वाइफ सब रिश्ते उसके साथ है, लेकिन उनके SOP के तहत आ रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं और प्रॉपर जो SOPs बताए गए हैं उसके तहत उनको फॉलो करके फिर आते हैं वो आपके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, कब तक हम वेट करें? फिर आप हमें बताएं कोई कि डॉक्टर वजाहत के इस तारीख या इस साल तक हम पोलियो से जान छुड़ा सकेंगे? देखें ये मुश्किल सवाल है। जब तक हम पूरी कौम एक पेज पे नहीं होगी अगर गवर्नमेंट के साथ। देखें ये जो आपके पास 81 केसेस आ रहे हैं ना, लास्ट टाइम आपने कहा कि मैंने लास्ट वीक सुना था 80 है, आज 81 है। 1 महीना पहले शायद या 2 महीने पहले 70 केस थे। ये 95 to 9% तक आपको पता ही नहीं चलता। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, हल्का फुल्का खांसी नज़ला, जिसके अंदर आप टेस्ट ही नहीं कराते। इसको 85 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से भी ज़्यादा, ठीक, तो इतने केसेस आपकी कम्युनिटी में मौजूद हैं। क्योंकि उसके लिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। और एक पोलियो का बच्चा 6 वीक तक अपने स्टूल के अंदर ये जरासीम एक्सक्रीट करता है, फैलता रहता है। तो ये अभी मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत आपने काम की बातें हमें बताई और आपका जो काम है वाकई आप लोगों ने एक बहुत बड़ी कैंपेन उठाई है और हम चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे इस सेगमेंट को बार बार करने का जो मकसद है वो ये कि आप लोग का घर में बैठ के दिमाग को बदला जाए, क्योंकि मीडिया वो एक वाहिद चीज़ है जो हर घर में जाता है और हम यहाँ पे बैठ के बात करना चाहते हैं, हर सवाल का आप लोग को जवाब दे रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये कि इस सेशन के बाद कुछ फैमिलीज़ का दिमाग चेंज होगा और वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सेगमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की 2nd वेव आ गई है तकरीबन, और मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने में फ्लू, खांसी वगैरह भी हैं और उसमें कोरोना भी चल रहा है। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए आए कि ये कोरोना वाला नज़ला है या नहीं, और इस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट आई नो, मैं साइकेट्री में काम करता हूँ और एंजाइटी के और पैनिक के इतने पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि हर आदमी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें जिसमें आपको पता चलता है कि मुझे एंजाइटी होती क्यों है। तो आप लोग कहीं नहीं रहिएगा, हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर इकबाल आफरीदी, किसी तारुफ के मोहताज वो है नहीं, तो ब्रेक पे हमारे साथ होंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमूमन लोग जिस्मानी बीमारियों के हवाले से तो खूब बात करते हैं, लेकिन हमने अपने शो पे
ख़ास तौर पे ये सेगमेंट रखा है जिसमें हम नफ्सियाती अमराज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। और आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं इसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर। आइए हम इस बारे में बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जो मेरे साथ मेहमान हैं जो मेरे टीचर भी हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। किताबों के अलावा डॉक्टर साहब के साथ रहना ही हमारे लिए यूनिवर्सिटी से कम नहीं होता। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ साथ CPSP के डीन भी हैं और हमारे JPMC के डीन हैं, साथ साथ JSMU जो कि यूनिवर्सिटी है उसके भी डीन हैं। बात करेंगे हम डॉक्टर इकबाल आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? खैरियत? जी खैरियत। सर बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पे आए और आपने मेरे शो को इज़्ज़त बख्शी। नहीं, मेरे लिए खुशी है कि इस अहम मौजू को आपने चुना और इस पर हम बात करने का हम मौका मिल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी पे और पैनिक डिसऑर्डर पे सर। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा बुनियादी कि कोई आम एंजाइटी भी होती है, आम एंजाइटी होती है तो फिर बीमार वाली एंजाइटी होती है और डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं और कब जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हम सबको एंग्जाइटी होती है, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा इसको एंग्जाइटी नहीं हुई होगी। वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें कारकर्दगी को इम्प्रूव करता है। तो दरमियानी या ऑप्टिमल एंग्जाइटी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस। अब यह है कि इसमें घबराहट होती है। अगर मैं और आप परेशान ना हो, एंग्जाइटी ना हो तो इसकी तैयारी ना करें, इस प्रोग्राम की तैयारी ना करें। बिल्कुल। लेकिन अगर ये एंग्जाइटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इस कदर के परेशान हो, हवास बाख्ता हो जाएं, तो फिर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि नॉर्मल एंग्जाइटी के लिए। जी सर। बल्कि फ्रॉइड ने बड़ा अच्छा कहा था कि नॉर्मल एंग्जाइटी इज़ ए कंसर्न अबाउट ए नॉन डेंजर इज़ नॉर्मल एंग्जाइटी, कि एक मुसीबत है उसके लिए परेशान हो। और कंसर्न अबाउट ए डेंजर येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं है कि मैं फेल हुआ नहीं, रिश्ता टूटा नहीं, परेशान हूँ, ये खाना कम नहीं पड़ा फिर भी परेशान हूँ। तो जनरली हम कहते हैं कि अगर एंग्जाइटी जो इरेशनल गैर मंतकी हो जाए कि मसला इतना है, परेशान इतना है। सही। दूसरा तब उसमें दौरानिए में ज़्यादा हो जाए कि एक मेहमान आ गया था, इम्तिहान ख़त्म हो गया फिर भी परेशान है। और उसके अलावा इंटेंसिटी में, शिद्दत में ज़्यादा हो और उसके साथ कंट्रोल से बाहर हो। सबसे अहम है कि कारकर्दगी ख़राब करे। अगर कारकर्दगी ख़राब करती है तो हम कहते हैं ये एक बीमारी की शक्ल में है और फिर उसका इलाज होना चाहिए। सर ये एंजाइटी में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आता है, क्या आपको लगता है कि कोई जिस्मानी कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो हमारे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है? हाँ, इसमें पहली बात तो ये है कि एंग्जाइटी की अलामात भी कुछ साइकोलॉजिकल हैं और कुछ जिस्मानी हैं। मतलब मरीज़ आके कहता है मेरा हाथ थरथरा रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिल डूब रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चेहरा नीला पड़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये तो होते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि कुछ जिस्मानी बीमारियां भी हैं जो इस कदर प्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड हार्मोन का अगर लेवल बढ़ जाए तो उसमें फिर ये होता है कि घबराहट, एंग्जाइटी होती है। इसी तरह से अगर बंदे को जो है वो शुगर लेवल कम हो जाए तो भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम पोटाशियम कम हो जाए उससे भी होती हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से जिस्मानी मसाइल के साथ साथ, लेकिन इन चीज़ों को जब रूल आउट करते हैं कि ये कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड वो नहीं है। अच्छा, लोग अक्सर परेशान होते हैं कि शायद मैं कोई दिमाग में ट्यूमर है, वो छोटी सी उम्र में आएंगे, वो बिला वजह टेस्ट कराते हैं। तो बेहतर है कि पहले एक ज़हनी मुआलिजीन का मुआयना कराएं, अगर ज़रूरत हो तो टेस्ट कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब गुज़श्ता साल हम सब के लिए एक चैलेंजिंग साल गुजरा, डॉक्टर्स के लिए भी और हमारे आम लोगों के लिए भी, क्योंकि सबको कोविड का ख़दशा था। कोविड के डर से मीडिया ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई, लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से दिमाग में एक चीज़ बैठ गई और अब दोबारा से कोविड एक सेकंड वेव हमारे सामने है। आज मीटिंग में भी हम ये बात कर रहे थे कि अब आगे की SOPs को दोबारा फॉलो करना है। ये तमाम चीज़ें क्या हमारे एंजाइटी के लेवल को बढ़ाती हैं और क्या पैनिक अटैक्स इनकी वजह से होते हैं? देखिए, हमारे पास शुरू से ही ग्रुप था जिसको वो मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया आगाही का, लेकिन वो ज़्यादा दिखा रहे थे मरने वालों को, जो बचने वाले थे 98% वो नहीं दिखा रहे यार। तो जिसकी वजह से कई मरीज़ों को इस कदर खौफ हो गया, बार बार टेस्ट कराते थे, डॉक्टर के पास जाते थे। मैंने उसका नाम रख दिया कि इसको कोरोनोफोबिया हो गया। तो कोरोनोफोबिया में अच्छा, हम उसे कहते थे कि बार बार टेस्ट कराओगे, नहीं भी है तो हो जाएगा आपको, क्योंकि जिस माहौल में आप जा रहे हैं उस एरिया में तो कोविड के मरीज़ होंगे। तो लिहाजा ओवर कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम अगर इसके जब हमने एक और टर्म निकाली कि जब उसका इलाज नहीं है, दवाई नहीं है,
वैक्सीन नहीं है, तो रवैये के वैक्सीन को हम इसको रोकें। रवैये का वैक्सीन क्या है कि भाई हाथ मिलाने से गुरेज करें, खांसते हुए उसके ऊपर एहतियात करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से दूर रहें। और जैसे कि हमने पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के उस पर लिखा है कि हाथ में न मिलाने के लिए माजरत, क्योंकि मरीज़ आके सीधा आके हाथ मिलाता है डॉक्टर के पास, मैं फ़ौरन उसको यूँ कर देता हूँ कि देखें मेरे जरासीम आपको न लगें, ख्याल कर रहा हूँ, फिर वो समझ में आ जाता है, वरना वो माइंड करते हैं। सही बात। तो लिहाजा हम कहते हैं कि रवैये के वैक्सीन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और कोविड को मसला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो भी है टायर पंचर हो गया, चाहे कील लगी हो, कुछ भी लगी हो, इलाज इसका यही है कि हम एहतियात करें। और एहतियात में क्या है, सफाई निस्फ़ ईमान है, वो करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है हमें। बुनियादी ज़िंदगी का तर्ज अमल में सफाई हमारे निफ्स ईमान का दर्जा रखती है, अगर हम अपने मज़हब की बात करें। और कोविड ने हमें यही बात सिखाई है कि हम अपने जिस्म को, अपने आप को, अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखें। अगर इस चीज़ को हम वैसे भी कंटिन्यू रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हज़ारों बीमारियों से हमें ये एक किस्म की बचत करा देती है। मज़ीद डॉक्टर साहब के साथ हम बात करेंगे। आप लोग के कुछ सवालात हैं जो हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक हमने बात की डॉक्टर साहब के साथ कि नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है और अगर ये मर्ज़ की शक्ल इख्तियार करे तो हमने कब डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारी बातें हैं, टाइम बहुत महदूद है, तो हम डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, एंजाइटी की बेसिक चीज़ें तो आपने बताई, इनकी कोई टाइप्स भी होती हैं? कुछ इसकी वैरायटी हैं। मिसाल के जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें मुसलसल बंदा हर चीज़ के लिए परेशान हो कि बच्चा गया है, सही होगा नहीं, ये जो है कपड़े सही सिए जाएंगे नहीं, स्त्री सही होगी नहीं होगी, खाना पूरा पड़ेगा नहीं, हर चीज़ के लिए परेशान होता है। अच्छा। और कम से कम 1 महीने तक अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, फिर मतलब वो हर चीज़ में परेशान कि पता नहीं स्कूल जाऊंगा पेन होगा नहीं होगा, उधर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा नहीं पूछा, हर चीज़ के लिए परेशान। और बिल गया है, बिल ठीक होगा नहीं होगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा नहीं, सही होगा, हर चीज़ के लिए परेशान। अच्छा, दूसरी वैरायटी है फोबिक एंजाइटी, जिसमें खौफ होता है और बंदा अवॉइड करता है। मसलन एक स्पेसिफिक फोबिया है, एक एग्रोफोबिया है। जी सर। जिसमें माइक से भागेगा या आगे आएगा नहीं, फ्रंट पे नहीं आएगा। फिर इसी तरह से जो है ये एक जो है जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें भी एंजाइटी होती है, लेकिन उसके अंदर होता ये कि अगर एक शदीद किस्म की एंजाइटी परेशानी हो या तकलीफदायक वाक़या हो जाए, जैसे अर्थक्वेक हो गया या डिज़ास्टर हो गया, उसके 1 महीने बाद बार बार उसके बारे में ख्यालात आते हों, सोते में भी जागते में भी वो बंदा परेशान हो, तो हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। अगर एक्यूट स्ट्रेस है कि अभी परेशानी भी फेल हो गया या कोई मंगनी टूट गई या शादी जो है तलाक हो गई, उसके बाद में घबराहट है, वो एक्यूट एंजाइटी है। और एक होती है पैनिक डिसऑर्डर। ठीक। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि शदीद किस्म के एंजाइटी के, घबराहट के दौरे पड़ते हैं जो कम से कम हफ्ते में 2 और महीने में 4 हो जाएं, और उसमें मरीज सोचता है कि या तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, या जो है मेरी सांस बंद हो जाएगी, या मर जाऊंगा, या पागल हो जाऊंगा, क्रेजी हो जाऊंगा। और फिर दौरे के दौरान इसका दौरानिया तकरीबन चंद मिनट से शुरू करके आधा घंटा होगा, फिर उसको अचानक फिक्र होगी कि दोबारा ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, और बहुत बार बार वो टेस्टें कराता है कभी किसकी, तो बजाय वो साइकेट्रिस्ट के और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करके, हम मेरे पास तो कुछ मरीज आते हैं 10 लाख खर्च करके फिर आते हैं, सही बात, पहुँचते हैं। तो उसमें ये होता है कि पैनिक डिसऑर्डर में कि मरीज सोचता है कि बहुत बड़ी बीमारी है। हम पहले इसको कहते हैं कि आपकी नज़र में ये बीमारी इतनी है, हमारी नज़र में बहुत छोटी है। इसकी मिसाल देते हैं कि गाड़ी के प्लग में अगर कचरा आ जाए और हचकोले खा रही हो, नया ड्राइवर हो, वो कहेगा इंजन गया, सीज हो गया। मसला इतना होता है, महसूस इतना होता है। तो आपकी बीमारी भी ऐसी है। क्या बात। डॉक्टर साहब, कोविड जो है वो कौन सी एंजाइटी में फिट होता है? आपको क्या लगता है कि ये कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादा हमारे पेशेंट से ला रहे होते हैं? PTSD है या पैनिक के साथ है क्या? अच्छा, इसमें सारी कोई भी चीज़ नहीं, इसमें सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, एंग्जाइटी हो सकती है, मुझे ना हो जाए, मेरे घर वालों को ना हो जाए। जैसे हमने जो प्रोग्राम किया वो UK की डॉक्टर थी, वो परेशान थी कि मैं ड्यूटी तो करती हूँ लेकिन मैं परेशान होती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को ना हो जाए, सही, तो ये फिक्र रहती है। तो इसके साथ साथ ये होता है कि अगर वो 1 महीने बाद जो है फिर भी कोई फौत हो गया, फौत की या किसी को वो हो गया, वेंटिलेटर पे देखा,
उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है। तो इसकी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सारा इससे रिलेटेड वो हो सकते हैं। और कोविड से मुतालिक ख़ास तौर पर इंसान उसका और ऑब्सेशन होता है कि मुझे हो, वो अब ना हुआ हो, अब ना हुआ हो। वो एक पेशेंट बार बार टेस्ट कराता था कि अब नहीं हुआ हो, अब नहीं हुआ हो। तो इसमें हम कहते हैं कि ओवर कंसर्न, ये रिपीटेड आइडियाज़ आते हों, आप उसको चाहते हैं कि मेरा फरसूदा ख्याल है, ना आए फिर भी आता हो, तो हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। सर, कोविड-19 की एंजाइटी है, इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? आम एंजाइटी में और कोविड के अंदर जहन में ये रखे कि अपनी फहम को ठीक करे कि ये बीमारी अगर देखा जाए कि मलेरिया, टाइफाइड या ट्यूबी से जितने लोग मरते हैं उससे तो नहीं मरते इतने, बेशक। उसकी वजह इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, 1.6 या 7 है। जबकि दूसर जो बीमारियां हैं, HIV है, एड्स है, उसकी तो मॉर्टेलिटी इंतहाई ख़तरनाक है। तो फहम ये होना चाहिए कि बच्चे बहुत लोग, 98% लोग तो बच गए, तो लिहाजा इतनी फैटल नहीं है। लेकिन तब भी एहतियात की ज़रूरत है। पहले तो अपनी फहम को ठीक करें और जो मीडिया पे दिखाया जाता है या ऑथेंटिक साइट देखे जाएं कि देखें मरने वालों से बचने वालों की तादाद बहुत 90% ज़्यादा है। घर में जो बैठे हुए हैं, जो आइसोलेटेड भी हैं, उनके लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या बताइए? उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप 24 घंटे को अगर लॉकडाउन है तो उसके लिए ऐसा तकसीम करें कि अपनी नींद का ख्याल भरपूर रखें, रात जल्दी सोएं। ये नहीं है कि उस पर व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या उस पर देख रहे हैं। तो क्योंकि नींद अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और इम्यूनिटी ठीक होगी और रात भरपूर नींद होगी तो आप वो घबराहट, बेचैनी नहीं होगी, जहनी सेहत अच्छी होगा। दूसरा, अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। ग़िज़ा में क्या चीज़? ग़िज़ा में वो वाली चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं कि शायद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पीने से ये अच्छा होगा, घबराहट ख़त्म होगी। उल्टा है। अच्छा। चाय से, कॉफ़ी से, कैफ़ीन, निकोटीन से घबराहट बढ़ती है और इम्यूनिटी भी ख़राब होती है। उसके बजाय अगर वो चीज़ें खाएं जिसमें ट्रिप्टोफैन या टायरामीन हो, जैसे केला हो गया, लोबिया हो गया, दही हो गया, दूध, पानी ज़्यादा पिए। फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन, एनकेफेलिन और एड्रेनलिन खारिज होते हैं। एड्रेनलिन एंग्जाइटी को रिलैक्स करते हैं। जैसे आप किसी को 2 मील दौड़ाओ तो ठंडा पड़ जाएगा, रिलैक्स होगा। तो इसके साथ साथ हम कहते हैं कि आप जब लॉकडाउन में हैं तो एक्सरसाइज का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि हम खाते, और दूसरा खाएं कम, दरमियाना। क्योंकि ये जहन में रखें कि मैं खाना कम खाऊं, दूसरों के लिए बचाऊं, एक। दूसरा, अगर मैं पड़े पड़े बैठे बैठे खाऊंगा, चलूंगा नहीं तो मोटापा होगा, वो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ हम कहते हैं कि पानी भरपूर पिए। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी, और कोई ऐसा गेम सीखें या कोई लैंग्वेज सीखें कि कुरान शरीफ बामा ने पढ़ना शुरू कर दिया, चाइनीज़ सीखी, अरबी सीखी, और एक दूसरे को सिखाओ, खाना पकाना सीखें, एक दूसरे को वो करें, तो इस तरीके से वो कम होगा। सर, ये सोशल मीडिया को जो हम देखते रहते हैं, ये भी एक एडिक्शन है, और टीवी पे जो खबरें बार बार आती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि बिल्कुल ना देखें? क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, इससे पहले एक लफ्ज़ इन्होंने खाम से बड़ा इस्तेमाल होता है कि सोशल डिस्टेंस। हम खिलाफ हैं कि सोशल कनेक्टेड होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस को रोक देना चाहिए। ब्यूटीफुल। तो हम ये कहते हैं कि आप फिजिकल सोशल कनेक्टेडनेस ये कि जो आपसे नाराज़ है या जो है उसको फ़ोन कर दिया, माफ़ी मांग ली, तो वो भी रिलैक्स हो जाए, आप भी रिलैक्स हो जाएं, तो इससे मसला ही हल हो जाएगा। अब ये है कि टीवी पे जब हम कहते हैं तो एक तो वो टीवी चैनल देखने चाहिए जो ऑथेंटिक हों, वो साइट देखनी चाहिए, जैसे WHO की साइट या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट है कि इसमें ख़बरें क्या हैं। सही। और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी नहीं देखना चाहिए कि वही ख़बर बार बार देख रहे हैं। तो जहन में होना चाहिए कि ओवर जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें मोबाइल भी शामिल है। बेहतर होगा, हरकत में बरकत है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, सफाई का ख्याल करें, निस्फ़ीमान नई किताब पढ़ लें, तो बड़ा मौका है इस पर, लैंग्वेज सीखें। सर, कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप हमारी आवाम को प्लीज़। बस इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंग्जाइटी से कोई मुस्तस्ना नहीं है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, और उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं कि वक्त पे सोना, अच्छी तर्ज ज़िंदगी, वक्त पे सोना, उठना, वर्जिश, इबादत, और फिर नफ्सियाती मुआलिजीन से रुजू करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और वो आसान तरीके हैं उसके, डीप ब्रीदिंग का तरीका या रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है जैकब्सन के, वो बता देते हैं, जिस्म रिलैक्स हो जाता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें जिस्म में, यादाश्त में सब अच्छाइयाँ होती हैं और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जनाब, कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को पोलियो के हवाले से वो नॉलेज दी जाए जो ना होने की वजह से हमारे बच्चे या हम लोग पोलियो की कतरे नहीं पिलाते।
तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि कितना ज़रूरी है बच्चों को कतरे पिलाना। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें और अपने बच्चों को बवक्त ड्रॉप्स ले, क्योंकि याद रखें कि इसका इलाज नहीं है और जिस बीमारी का इलाज नहीं होता तो उसको हम प्रोएक्टिवली देखते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और दूसरी बात, एंजाइटी को बेशक कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ तो हैं ही, लेकिन हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। बीमारी का हो जाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका इलाज हमारे हाथ में होता है। हमें ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि कम खाना, एक्सरसाइज करना जिस्म के लिए और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि कैफ़ीन से बच के रहें, क्योंकि कैफ़ीन और स्मोकिंग एंजाइटी को बढ़ाती है। ये वो टेक्निक्स हैं जिसको अगर आप रोज़ाना की बेस पे काम करें तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप एंजाइटी को हमेशा के लिए खैराबाद कर सकते हैं। तो जनाब, इस बात के साथ मैं अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शो पसंद आएगा। और अगर आपके सवालात हों, आपके दिमाग में कोई बात हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम दोबारा संडे को 11 बजे फिर हाज़िर होंगे ओनली ऑन डॉन न्यूज़। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।